Friends, myself, Dr. R. Sharma, PhD in Yoga Science. मेरे बोलने का टॉपिक है ओनली वन प्लेटफॉर्म, किसान मूवमेंट एंड अवेकनिंग। क्यों अवेकनिंग? टू चेंज द सिस्टम्स ऑफ द कंट्री। एक ही प्लेटफॉर्म होगा और वो किसानों का होगा, किसानों की मूवमेंट के नाम पर होगा। उसमें किसान भी आ जाएंगे, मजदूर भी आ जाएंगे, गरीब भी आ जाएंगे, नौजवान भी आएंगे और इसके साथ ही इसमें सारे एम्प्लॉइज भी आएंगे और इसमें मध्य वर्ग भी आएगा। इसमें छोटे व्यापारी भी आएंगे, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, मध्य व्यापारी भी इसी में आएंगे और इसके साथ ही इसमें एडवोकेट जो वकील हैं वो भी आएंगे और इसमें 18 साल से ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वे भी आएंगे, उनको भी वोट देने का अधिकार है, वो भी आएंगे। और इसके साथ ही इसमें सभी रिटायर्ड पर्सन आएंगे, चाहे वो मिलिट्री के रिटायर्ड है, चाहे पुलिस फोर्सेस के रिटायर्ड हैं, चाहे वो रिटायर्ड हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का चाहे पब्लिक का, वो सब इसमें आएंगे। इसमें हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, जैनी भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे, इसमें सब आ जाएंगे। सिर्फ दो कैटेगरी बचेगी। एक तो 1% कैटेगरी जो है कारपोरेट्स थी, जिन्होंने 70 साल से ज्यादा साल तक 99% जो पब्लिक है उसका खून चूसा है। और दूसरा जो है वो पॉलिटिशियंस आएंगे, पॉलिटिकल पार्टियों के पॉलिटिशियंस आएंगे। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, कोई पॉलिटिशियन भी नहीं होगा, क्योंकि उन पॉलिटिशियंस के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में हैं उन पर विश्वास करके 70 साल भेजा उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छा शासन करने के लिए, सुशासन करने के लिए, लेकिन उन्होंने धोखा दिया और 70 साल तक ये कारपोरेट्स थे, इनके लिए पब्लिक का खून चूसने का ही इंतजाम किया इन्होंने, इसलिए एक कैटेगरी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, आज मेरा जो बोलने का पॉइंट है वो हिमालय के इनर साइंटिस्ट ही है। हिमालय हेमकुंड साहब से, हिमालय में हेमकुंड साहब से कैलाश पर्वत तक 15,000 फुट की ऊंचाई पर, जहां कोई रास्ता नहीं, बर्फ ही बर्फ है, जहां सुनसान है, सब कुछ जाने का कोई रास्ते नहीं है, वहां गुफाओं में इनर साइंटिस्ट रहते थे। उनकी एक महासंसद थी, उनका नाम महासंसद रखा था, ग्रेट पार्लियामेंट। साइंटिस्ट की, इनर साइंटिस्ट की, अंदर के साइंटिस्ट की, योगीज जो अंदर के साइंटिस्ट थे उनकी खास जगह जो थी कैलाश पर्वत था, उधर थी और उसका एक हेडक्वार्टर था। उस ग्रेट पार्लियामेंट का एक हेडक्वार्टर था। वो हेडक्वार्टर संभल के स्थान पर था, जो तिब्बत की तरफ था, कैलाश पर्वत पर तिब्बत की तरफ। वो क्या करते थे, इनके अंदर दो तो यूनिवर्सिटीज थी, गुरुकुल थे। एक तो यूनिवर्सिटी थी योग विज्ञान की यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी थी मेटीरियल साइंस की यूनिवर्सिटी, प्रकृति विज्ञान की यूनिवर्सिटी। 5 साल के बच्चे को लेकर, वो भी टेस्ट करके, जिसका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो, जिसमें अंदर मैग्नेटिक पावर बहुत हो, उसे 20 साल तक ट्रेनिंग देते थे, गुरुकुल से शुरू करके दोनों यूनिवर्सिटीज के अंदर। और जब वो तैयार 20 साल में हो जाते तो यहां तक पहुंचा देते थे उन्हें कि हमारी जो इंटेलेक्ट के आगे 7 स्फीयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस है वो 6वीं को पार कर जाते थे, 7वीं को टच करते थे। और 6वीं को पार करने से क्या होता है, हमारे मन बुद्धि अहंकार चित्त जो हमारा साइकी है, अंदर की कैबिनेट है,
ये पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, प्यूरिफाइड हो जाती है और पूरी तरह इस पर कंट्रोल हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। अहंकार फॉल्स सेल्फ है, वहां ट्रू सेल्फ आ जाता है उसकी जगह। फिर ऐसे आदमी तैयार करके जो इस अवस्था में पहुंच गए, उनको 4 जगह भेजते थे। एक तो नीचे जो भारत था, पहाड़ के नीचे, हिमालय के नीचे धरती पर कहते थे, तो वहां यहाँ हिंदुस्तान बहुत पुराना, बहुत फैला हुआ था, वो सारा हिंदुस्तान था। यहाँ उनका पर्पस मेन यही था कि लोगों को ठीक डायरेक्शन दी जाए, नीचे ठीक गाइड किया जाए और उनको वसुधा एव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सब सर्वत्र का भला हो, वो इस पर चलाते थे। वो आप तो अपनी जिंदगी जो थे, ये योगीज ऊपर जो इंद्र साइंटिस्ट थे, वो यूनिवर्सल लिविंग में रहते थे। यूनिवर्सल लिविंग इससे भी बड़ी है जो मैंने बोला है, उसमें तो सारी प्रकृति, सारा परमात्मा, कंप्लीट कॉन्शियसनेस ये आ जाता है और इनका लेवल भी, अपना लेवल भी वहीं ले जाते थे। लेकिन क्योंकि धरती पर रहते थे, इसका भला करना था, इसलिए वसुधा एव कुटुंबकम, इस पर लोगों को, सबको चलाते थे। और दूसरे जगह जो भेजते थे वो थी कि उनके पास जो, जिनका ओरा बहुत ही स्ट्रांग होता था, हालांकि इन सबका स्ट्रांग होता था, फिर भी फर्क होता था, तो ज्यादा स्ट्रांग वालों को वहां इसलिए रख लिया जाता था कि उनकी टेंडेंसी 7वां आकाश जो है, जहां कंप्लीट कॉन्शियसनेस है, जहां कहते हैं परमात्मा है, वो हमारी ही कंप्लीट कॉन्शियसनेस जहां है, वहां जाने की प्रवृत्ति होती थी। तो इसलिए रख लेते थे, इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे कैसे रास्ते और आसान हो सकते हैं वहां जाने के, और ये यहाँ रह करके उनकी सहायता करें। वो सोचते थे हमारी सहायता करेंगे यूनिवर्सिटीज को चलाने में, गुरुकुल को चलाने में, इसलिए वहां रख लेते थे। तो 2 जगह तो ये हो गई। और तीसरी जगह थी कि जिस वक्त पाप होता था भारत में, नीचे जुल्म करते थे राजा, जब गद्दी पर बैठते हैं ना, तो नशा चढ़ जाता है, जैसे मोदी को चढ़ा हुआ है, और फिर पाप ही पाप करता है, पाप ही पाप करता है, सोचता है मुझे कोई रोकेगा ही नहीं, वो डिक्टेटर बन जाता है। तो उस वक्त ऊपर से चुनाव करते थे एक ऐसे आदमी का जिसका बहुत स्ट्रांग ऑरा हो, और फिर उसे स्पेशल पावर के लिए शिवा का स्थान जो था, हेमकुंड पर्वत, वहां भेजते थे। और वो पर्वत, वहां जाके जब वो साधना पूरी हो जाती, तब उन्हें पदक दिया जाता था, सुदर्शन चक्र, और फिर नीचे भेजते थे और उस राज को उल्ट देते थे, लोगों को जगाते थे, उठाते थे, जगाते थे, और वहां पर ठीक डायरेक्शन देते थे, ठीक गाइड करते थे, उखाड़ के फेंक देते थे जुल्म को। और चौथी जगह जो है, 4 जगह थी जहां भेजते थे, तो चौथी जगह थी कि जो साइंटिस्ट गलत हो रहे थे दुनिया के अंदर, जब दुनिया में वर्ल्ड के साइंटिस्ट जब गलत होने लगे, तो उनको ठीक करने के लिए, उनको ठीक डायरेक्शन देने के लिए ऊपर से, हिमालय पर्वत से, जहां यूनिवर्सिटीज थी, वो संसद भेजती थी किसी आदमी को तैयार करके जो उनसे सुपीरियर हो, जो वर्ल्ड के अंदर साइंटिस्ट हैं, उनसे सुपीरियर बना के भेजते थे। अब एक चीज देखो कि ये जिसको चुनते थे वो सबसे बड़ा हो रहा हो, जो वहां पर रह जाते सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो रहा, उसे चुनते थे। फिर 20 साल तो उन्होंने लगा दिए, 20 साल उन्होंने योग विज्ञान यूनिवर्सिटी में लगाए और प्रकृति विज्ञान यूनिवर्सिटी मेटल साइंस में लगाए। 20 साल तो पहले ही लगा दिए इन्होंने, और शुद्ध भी कर लिया पूरी तरह अपने कैबिनेट को, अंदर की कैबिनेट को, मन बुद्धि अहंकार और चित्त को। पर ताकत ये थोड़ी थी, नीचे के साइंटिस्टों को गाइड करने नहीं किया जा सकता था इतनी ताकत से, इसलिए वहां जो यूनिवर्सिटी थी उसमें एक स्पेशल डिपार्टमेंट था। अब मैं उसे यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो मेटेरियल साइंस की यूनिवर्सिटी ऊपर थी, ये सहायता के लिए थी, योग विज्ञान की यूनिवर्सिटी की सहायता के लिए बनाई गई थी। उसके कई डिपार्टमेंट थे। मेटेरियल साइंस की जो यूनिवर्सिटी थी ऊपर हिमालय पर्वत पर 15,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर, जहां इनका हेडक्वार्टर था, संभल, वहां जहां यूनिवर्सिटीज थे, वहां पर एक तो था सूर्य विज्ञान का डिपार्टमेंट उस यूनिवर्सिटी में, मेटेरियल साइंस की यूनिवर्सिटी में,
दूसरा था चंद्र विज्ञान का डिपार्टमेंट, तीसरा था नक्षत्र विज्ञान का डिपार्टमेंट। अब आप देखिए कि कैसे उन्होंने वहां खोज की, जो आज भी पंचांगों में लिखी हुई है, कोई भी उनमें से झूठ साबित हो ही नहीं सकी अभी तक। उन्होंने नाम रखा प्रसूता, प्रसूता सूर्य का, प्रसूता। तो प्रसूता कौन होते हैं? प्रसूता तो वो औरत को कहते हैं जो पैदा करती है। लेकिन देखो आप, मतलब चाहे निकालो, लेकिन खोज करोगे तो प्राप्त कर लोगे और इसको जान जाओगे कि सूरज की किरणों से सृष्टि हो रही है। सूरज की किरणों में जो ओज है उससे ये सृष्टि बन रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बन रही है। मंगल का नाम उन्होंने जो रखा वो भूमिसुत रखा। पृथ्वी, भूमिसुत, ये पृथ्वी है, इसका बेटा है वो। क्यों रखा? भाई मां बाप के जीन्स बेटे में जाते हैं, वही सारी क्वालिटी मां बाप की उसमें जाती है। तो मंगल में ये साइंटिस्ट पूरी तरह देख ले करके, जो क्वालिटी इसमें है ना इस धरती में, सारी उसमें मिलेंगी, जो छुपी हुई है वो आ जाएंगी। और देखो शनि का नाम शनि क्यों रखा? शनिश्चर रखा, शनिश्चर, शनि सैटर्न का। क्यों? शनि चरती इति शरीते, शनिश्चर है, शनि में धीरे धीरे चलता है। ये सब, इसकी चाल सबसे धीरे है, ये सबसे मंद चाल चलता है। बाकी कोई 6 साल में, कोई 8 साल में, 7 साल में पूरा करते हैं अपना दायरा जो पूरा करना होता है चक्कर, लेकिन ये 19 साल में करता है। ये सबसे धीरे चलता है। तो इनके नाम भी उसी हिसाब से रखे और उसके में इसके मीनिंग भी छुपे हुए हैं। अब देखिए उन्होंने हमें बताया कि भाई सूरज की किरणें इफेक्ट डालती हैं, फसलें अच्छी भी होती हैं, खराब भी होती हैं, डालती हैं ये। लेकिन इनका इफेक्ट जो सूर्य की किरणों का है, इसमें तो 360 किरणें हैं। हम तो 7 ही समझे बैठे हैं अभी तक, 7 ही रंग समझते हैं। 360 हैं इसमें, 360 किरणें, और उनके गुण अलग अलग हैं और उनसे अलग अलग चीज क्रिएट की जा सकती हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे। तो ये जो 360 किरणें, और यही किरणें जब पड़ती हैं चंद्रमा पर और फिर रिफ्लेक्ट होती है धरती पर, तो असर ही बदल जाता है। यानी ज्वार भाटा आ रहा है, पानी में ज्वार भाटा आ रहा है, सूरज की पड़ रही उससे नहीं आ रहा, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है उसका असर पड़ रहा है। तो उसी से हमने देखा कि पानी तो हमारे 70% से ऊपर है हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में, और मन हमसे सबसे चंचल है जो हर चीज पर से रिफ्लेक्ट करता है। तो उन्होंने क्या देखा कि जिस दिन ज्यादा चंद्रमा की चांदनी होगी उस दिन ज्यादा उन्माद, मेंटल डिजीज ज्यादा बढ़ेंगी, उनका उन्माद, उनका प्रभाव तेज होगा, बढ़ेगा। तो हमारे अंदर भी ज्वार भाटे आते हैं। और ये उन्होंने दिखाया कि कैसे कलाएं बदलती हैं, कैसे इफेक्ट पड़ता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि भाई ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो स्टार्स हैं, अरे इनकी स्पीड, इनकी दूरी कितनी है पहले तो बताइए कि धरती से हर एक की दूरी कितनी 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 है। और दूरी साइंटिस्ट भी उतनी ही बता रहे हैं, उतनी ही दूरी साइंटिस्ट बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इनकी स्पीड कितनी है। तो वो सारा का सारा पंचांगों में हर साल छपता है यार, हजारों सालों से छपता आ रहा है। इसी की तो खोज की थी। और यही नहीं, उन्होंने बताया भाई चाल इनकी कैसी है। यानी सीधी चाल को कहते थे मार्गी, और टेढ़ी चाल को या पिछली चाल को, पीछे चलना, बैक गियर लगाना, उसको वक्री कहते थे। तो उन्होंने कहा कि सूरज हरदम ही मार्गी होता है, सीधी चाल चलता है, चंद्रमा भी मार्गी ही होता है, ये भी सीधी चाल चलता है। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो हरदम टेढ़े चलते हैं, पीछे को चलते हैं, और वो होते हैं राहु और केतु। फिर ये भी बताया, अरे ये जितने भी उपग्रह हैं कि नहीं, प्लैनेट्स हैं कि नहीं, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये कभी तो वक्री होते हैं और कभी ये मार्गी हो जाते हैं। तो हर एक के बारे में बताया, किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट के ऊपर ये वक्री होगा और कब किस तारीख को ये ठीक होगा, मार्गी होगा। हर एक के बारे में बताया हुआ है और वैसे चल रहा है। तो वो भी तो खोज ही कर रहे थे, मेटेरियल साइंस में ही खोज कर रहे थे ना वो।
यही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि वो अस्त्र भी होते हैं, वो हैं ऊपर लेकिन हमें नजर नहीं आएंगे धरती पर। तो ये लिखा इस डेट को इतने बजकर इतने सेकंड में ये अस्त होगा और फिर इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर ये निकलेगा। यानी इतनी डिटेल हमें सारी चीजें दी उन्होंने। तो ये 3 डिपार्टमेंट जो थे, सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान और नक्षत्र विज्ञान, कि 27 नक्षत्र हैं जो हमारी धरती के नजदीक है और वो भी हमारे पर इफेक्ट डाल रहे हैं। अरे इन सभी की किरणें भी आपस में जब रिफ्लेक्ट करती हैं एक दूसरे से, फिर जो धरती पर पड़ती है और फिर हमारे ऊपर पड़ती हैं, वो हमारे ब्रेन पर इफेक्ट डालती हैं, हमारे शरीर के अंगों पर इफेक्ट डालती हैं, हमारे स्वभाव पर इफेक्ट डालती हैं, हमारे विचारों पर इफेक्ट डालती हैं। और ये उन्होंने सिद्ध किया और इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, अब भी लिखा हुआ है। ये दूसरी बात है, सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है कि उस वक्त ये भाषा थी साइंस की, ये साइंस की भाषा थी, संस्कृत आम आदमियों की नहीं थी। और चौथा जो था ना उनका डिपार्टमेंट, वो था ध्वनि विज्ञान, ध्वनि, साउंड वेव्स। उन्होंने बताया कि जो अक्षर भी है ना, कौन सा अक्षर हमारे शरीर के बाईं तरफ जो नाड़ी है, नर्व्स हैं, उन पर इफेक्ट डालता है और कौन सा अक्षर हमारे दाईं तरफ जो नाड़ी है उनके ऊपर इफेक्ट डालता है, कौन सा अक्षर जो है हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स के ऊपर इफेक्ट डालता है और कौन से अक्षर है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व पर इफेक्ट डालते हैं। उन्होंने ये भी बताया इनको हम बोल के तरीका बदल दे तो उससे हम ऐसे तरीके भी हैं निकाले उन्होंने कि ये वापस जाके बोलते वक्त वापस जाके हमारे ब्रेन को हिट करे, वहां लाइट क्रिएट करे, वो जगा दे उस सेंटर को, और उस सेंटर से जागने से वो मंत्र भी जाग जाता है, आदमी भी जाग जाता है। यही मंत्र योग था, ये योग विज्ञान की एक शाखा थी, ये मंत्र योग। इसमें ये सारी चीजें किसी थी, सारी की सारी चीजें इसमें आ गए और सब ने इनसे लिया, सभी धर्मों ने, अध्यात्म ने इनसे लिया, हिंदुस्तान की साइंस से लिया। मेडिटेशन किस तरह से सीखी इन्होंने? मेडिटेशन से पुरानी तो यहीं से आ रही है। त्राटक कहां से लिया? नए धर्म भी जो बने हैं, ब्रह्मा कुमारी धर्म, तो त्राटक कहां से? त्राटक इसी मंत्र योग से ही तो लिया। और जो आनंद मार्ग है, नया धर्म, उन्होंने टेक्ट कहां से? उन्होंने कुंडली योग से, तंत्र योग से ले ली वो चीज। और ये माला कहां से पकड़ी और माला में मंत्र कहां से पकड़ा? माला तो ये इनकी देन है, लेकिन मंत्र अपना ले लिए, बना लिया उन्होंने। लेकिन जगाना नहीं आता अब लोगों को, क्योंकि साइंस खत्म हो गई तो जगा नहीं सकते। जब तक मंत्र जागे ना तब तक आदमी नहीं जाग सकता। तो ये अंधे हैं, मंत्र को डेड मंत्र है, चल रहे 70 साल भी ये जपते रहे, वहीं बैठे रहेंगे, एक कदम भी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि साइंस खत्म हो गई। और बताने वाले जो सोचते हैं ना हम जानते, उन्हें कोई जानता ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं सारे, ठग आ गए सारे। वो तो कुर्बानी करने वाले थे लोगों के लिए। और एक चीज और देखो कि एक और डिपार्टमेंट स्पेशल था और वो डिपार्टमेंट सबसे सुपीरियर था। और जब भेजते थे साइंटिस्टों को नीचे, जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट थे उनको गाइड करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए, इस डिपार्टमेंट में तैयार करके भेजते थे, जो मैं पांचवा डिपार्टमेंट बता रहा हूं। नीचे जो साइंटिस्ट थे मेटेरियल साइंस के दुनिया में, वो प्रकृति की प्लानिंग से जो चीजें बनती हैं उन पर सिर्फ टेस्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, डिटेल तैयार कर सकते हैं, जो प्रकृति अपनी प्लानिंग से बनाती है। यानी बेसिक चीज ये साइंटिस्ट बना नहीं सकते। लेकिन वो जो डिपार्टमेंट था मेटेरियल साइंस का ऊपर हिमालय में, वो क्या करते थे कि सूरज की किरणों से ही किसी चीज को भी किसी चीज में बदल देते थे, किसी चीज से कोई भी चीज बना लेते थे और वापस भी भेज सकते थे, उसको करके दिखा देते थे और करके दिखाए गए, जिसका उदाहरण आज मैं दूंगा। तो वहां तैयार करके, और ये जो तैयार करते थे सारा काम चलता था ग्रेट पार्लियामेंट इनर साइंटिस्ट की, जो हिमालय में थी, 15,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर संभल नाम के स्थान पर, जहां यूनिवर्सिटीज थे, वहां तैयार करके भेजे जाते थे।
और दूसरी चीज जो है, मैं एक चीज समझा हूं इस जिंदगी में, एक एक्सपीरियंस में से मैं अच्छी तरह समझ गया हूं, जो मांगे ठाकुर अपने सो सोई सोई देवे। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है और बाकी ग्रंथों में भी ये मिल जाएगा। जो भी मांगता है कोई परमात्मा से, वो उसे दे देता है। पर आप कहोगे जी मांगते तुम्हें देता है नहीं। भाई तुम्हारा मांगने का तरीका गलत है। उल्टा गिलास करके मांगोगे, दूध डाल दो, कोई पानी भी नहीं डालेगा, उसमें तो पड़ ही नहीं सकता, वो तो खत्म हो जाएगी सारी चीज। तुम्हारी पर्सनालिटी कॉन्शियस लेवल ही ना मांगे, जबानी मांग रहे हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस में भी ना मांगे, अनकॉन्शियस भी मांगे, सारी पर्सनालिटी मांगे ना, फिर रास्ता वो निकालती है। ये प्रकृति और परमात्मा की ड्यूटी का हिस्सा है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल का हिस्सा है। उसके लिए रास्ता निकल आता है, चाहे उसके इंटेलेक्ट से दे दे उसे, चाहे उसके इंटेलेक्ट को इंट्यूशन में भेज दे, चाहे उसे किसी आदमी को उसके पास भेज दे, चाहे उसे किसी आदमी के पास बुला ले, कोई रास्ता निकाले, वो निकाल देते हैं। ज्यादातर तो उनके पास ही चीज भेज देते हैं। ये लाइफ में मैं जान गया हूं। जैसे मैं फिर आपको बताऊं कि एक साइंटिस्ट ने इस सिलाई की मशीन बनाई, सब कुछ बना दिया, तैयार हो गया, ढांचा तैयार हो गया, सब हो गया। अब सवाल तो ये, वो बार बार वो सुई है वो बनाता, सुई के पीछे जो होता छेद, उसमें वो डालता धागा, वो फिर सिलाई करता, सिलाई नहीं हो रही। तो सोचता रहा क्या करूं क्या करूं, सोचता रहा। जब सोच के उसकी सारी पर्सनैलिटी उसमें लगी हुई है, जब ये थक जाती है इंटेलेक्ट, तो इंट्यूशन जाग जाती है अंदर, उसे भेज देता है इंटेलेक्ट में ये प्रकृति। तो वो आदमी भी ऐसा करता करता नींद में चला गया और उसको आया एक सपना, और सपना जो आया वो थीटा वेव्स में आया, जब उसके अंदर थीटा वेव चल रही थी, क्योंकि वो बहुत गहराई में चला गया था। और क्या देखता है कि एक राजा ने हुक्म दिया है कि उस आदमी को पकड़ लाओ। किसको? उसी को जिसने मशीन बनाई है, और कहा कि इसको इस खंबे से बांध दो। बांध दिया। फिर कहा कि बर्छा तुम्हारे पास है ना, सिपाहियों को कहा ऊपर से नीचे तक इसके बर्छे मारो। उन्होंने मारे। उस आदमी ने सपने में देखा मेरी तो सिलाई हो गई, एकदम आंख खोली करे, मुझे तो रास्ता मिल गया। वो लोहार के पास गया कि इस तरह की सुई बना जिसके सामने छेद हो। पहले हर सुई में तो होता है पीछे, तो सामने छेद हो, सामने छेद दिया, फिर धागा पराया, फिर वो सिलाई सारी हो गई। तो उसको इंट्यूशन में से जीन दे दी। किसी को भी मिलती है ना इन्वेंशन, वो इंट्यूशन से आती है, और इंट्यूशन में स्टार्ट हो जाती है हमारी साइंस, इनर साइंस, अंदर के वैज्ञानिकों की साइंस। अभी बताऊंगा इन चीजों के बारे में। मैं खुद अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में से जो चीजें गुजर रही थी, या मैं जिसमें से कुदरती गुजर रहा था, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, मैं वो जानना चाहता था। मैं अपने शरीर से बाहर निकल जाता था। 8वीं जमात में कई बार ऐसा हुआ, एक बार नहीं कई बार। जब मैं निकल रहा हूं तो मुझे पता है मैं लेटा हुआ हूं और मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं निकल रहा हूं और मुझे पता है मैं निकल रहा हूं। जब मैं निकल गया मुझे मेरे शरीर का नहीं पता। फिर मैं जहां हूं वो पता है कि जब भी मैं गया, जहां गया निकल करके, वो एक जंगल है, जो सूखा जंगल है, वहां कोई हरा पत्ता ही नहीं। और वहां से जब मैं आ जाता, जब प्रवेश करता, तब मुझे पता लगता है मैं शरीर में जा रहा हूं। और मैं शरीर में जब आ जाता तो मैं देखता ये हो क्या रहा है, मैं आंखें खोल के देखूं तो सही। और जब मैं देखता तो मेरी तो आंखें पहले ही खुली हुई थी। तो मैं सोचता रहा कि ये बचपन से कि क्या हो रहा है। इसी तरह मुझे मेरे 10वीं के नंबरों का पता लग गया और एग्जिट उतने आए, 12वीं का पता लगा उतने ही आए। लेकिन जब मैंने पता करने की कोशिश की कभी भी नहीं पता लगा। तो मैं इन चीजों के पीछे लगा हुआ था, पता करना चाहता था ये है क्या। और आखिर आपको बताऊं, मैं इनमें बह रहा था। मैं जानता भी नहीं था, मैं करता भी नहीं था, मैं बह रहा था। और फिर मैंने तैरना भी शुरू किया। पर ये चीजें तैरने से नहीं मिलती, ये बहने से ही मिलती। एक ये पता लगा ये बहने से मिलती है, तैरने से नहीं। 1967 के अंदर एक ऐसी चीज हुई जिसने मेरी लाइफ के सवाल भी हल कर दिए और चेंज कर दी लाइफ।
5 साल की उम्र से 20 साल तक जिसे ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया था, उस इनर साइंटिस्ट को भेजा था नीचे। वो मोगा शहर में आया, वहां मेरा भाई था पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर। उसने मुझे टेलीफोन किया कि एक यहाँ ऐसा संत आया है, उनसे मैंने बात की है, वो कहते तुम अपने भाई को मेरे पास बुला लो। उन्होंने मुझे कार में चला गया, मैं रिसर्च कर रहा था। तो जब मैं वहां गया तो उन्होंने देखते ही मुझे कहा कि आपकी कुंडलनी शक्ति तो जागने वाली है और ये जाग जाएगी, ये तो अब जाग जाएगी। फिर उन्होंने कुछ मुझे तरीके भी बताया और मैं कहता था ये तरीका तो मैं जानता हूं और मैंने किया, ये तो हुआ ही नहीं। कहता हो जाएगा। जब वापस आके, वापस मैं मुक्सर था, मैं टीचर लगा हुआ था, जब वापस आके और सुबह में 4 बजे मेडिटेशन करता था, 3-4 उठ जाता था। जब मेडिटेशन में कर रहा था तो मैं क्या हुआ, वो एक्सपीरियंस जो 24-25 साल की मेरी उम्र थी, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि थोड़ी सी चीजें उससे मिलती थी जब मैं शरीर से बाहर निकल करके जाता था, थोड़ी सी मिलती थी, ज्यादा नहीं। ये तो डिफरेंट टाइप की थी। तो ये क्या हुआ कि नीचे से ऊपर तक जैसे हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है मेरे अंदर रिड़क रही है, मेरे सारे शरीर को नीचे से ऊपर रिड़क रही है, रिड़क रही है, रिड़क रही है। और मेरे सामने कुछ सीनरीज भी आई, कुछ चीजें गुजरी मेरे सामने से। जब मैं शांत हुई ये सारी चीज, मैंने आंखें खोली, मैं वापस आया, फिर मुझे एक चीज का पता लग गया कि भाई ये सुपर कॉन्शियस स्टेट का हिंदुस्तान ने इन्वेंशन की है, ये हिंदुस्तान से गई है, हिंदुस्तान में इसका विकास हुआ है। और इसका जो है कार्ड समझने का वो हमारे ब्रेन में है। प्रकृति माँ ने क्या कमाल कमाल के इंतजाम किए हुए हैं। जैसे 2-2 कान दिए, 2-2 आंख दी, क्या क्या चीज नहीं दी। प्रकृति माँ ने सारी नाड़ियां जो है ब्रेन में मिलाई, इनके कनेक्शन मिलाए ब्रेन के सेंटर से। मैटर जो था व्हाइट वो नीचे रखा और ग्रे मैटर को ऊपर रखा। और फिर हेलमेट जो हमारा स्किल है, हेलमेट इसके हेलमेट से उसे ढक दिया सेफ्टी के लिए। तो ये तो सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता था दुनिया में पहले किसी को। वो तो 3 स्टेट ही मानते थे साइकी की, कॉन्शियस स्टेट, सबकॉन्शियस स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट। चौथी स्टेट तो पता ही नहीं था दुनिया को, क्योंकि प्रकृति माँ ने हमारे अंदर एक गुप्त रास्ता बनाया हुआ था, जिसमें एक खास अरेंजमेंट वही की हुई थी जो हमारे यहां ब्रेन में है। हमारी जो नाड़ियों को निकालकर ब्रेन से रीढ़ की हड्डी के बीच में डाला, वो रस्सी की तरह मोटी है। उसके 3 परतें हैं। फर्क यह है कि ऊपर जो है ग्रे मैटर है और वहां बीच में ग्रे मैटर है, ऊपर व्हाइट मैटर है। ये उल्टा है, यहां नीचे व्हाइट मैटर है, ऊपर ग्रे मैटर है। लेकिन रीढ़ की हड्डी के बीच में जो है, जो 10वां द्वार, उसमें ग्रे मैटर बीच में है और ऊपर है व्हाइट मैटर। उल्टा है, इससे उल्टा है। और यहां क्या होता है, हमारी सोच कैसे आती है, हमारे विचार कैसे आते हैं, ये जिंदगी कैसे है। जब प्राणिक करंट्स जाके टकराते हैं, उन सेंटर से टकराते हैं और ग्रे मैटर से टकराते हैं, सेंटर से टकराते हैं, तो वहां लाइट पैदा होती है। ये कॉन्शियसनेस है। तो ये तो कॉन्शियसनेस सब जानते थे, 3 इसके हिस्से हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि एक ऐसी अवस्था आती है कि जब हमारे अंदर क्षमता आ जाती है, सांस रुक जाते हैं, सांस रुक जाते हैं 6 मिनट तक, अपने आप रुक के ना जाएं। फिर एक ऐसा प्रोसेस अंदर से चलता है कि प्राणिक करंट्स जो है वो हमारे 10वें द्वार जो है सुषुम्ना नाड़ी के बीच में जो है, ऊपर वज्राणी है, फिर चित्राणी है, उसमें ब्रह्माणी है। वो ब्रह्माणी में से गुजरते हैं, उसे जब टच करते हैं तो लाइट होती है। वो लाइट ही कॉन्शियसनेस है। इसे ही कहते हैं स्लीपिंग कॉन्शियसनेस का जागना, सोई हुई कुंडलनी का जागना, इसे ही कहते हैं। ये जो चीजें मेरे अंदर पहले हो रही थी, मुझे नहीं पता था। अब मुझे पता लगा 1967 में, जब मेरे से ये चीजें गुजरी और मेरे अंदर के होश से गुजरी। वो गुजर रही थी, मैं बह रहा था, यहां मैं तैर रहा था।
गुजरी यहाँ, हालांकि यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे पता था इनका कि कैसे हो रही। तो यहां से जब ये चीज गुजरी, इसे ही कहते हैं चेतना का, सुपर कॉन्शियस स्टेट का जागना, सुपर कॉन्शियस स्टेट का जागना, स्लीपिंग कॉन्शियसनेस का जागना, कुंडलिनी सोई हुई उसका जागना, या मंत्र का जागना। मंत्र जागेगा तो हमें जगाएगा, उसका जागना, या हमारे अंदर जो वायरलेस सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, जो मैंने बताया ये, इसका जागना। वहां मुझे पता लगा इस चीज का। इससे पहले जो है क्लियर नहीं हुई थी मुझे ये चीज। कई बार हम इसमें से जब गुजरते हैं ना, तो रास्ते अपने आप ही परमात्मा बना देता है, प्रकृति बना, या आदमी भेज देता है, या बुला लेता है, कुछ भी करे, लेकिन इंतजाम तो कर देता है। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। इसके साथ ही अब मैं फ्रेंड्स आपको ये बताऊं कि ऊपर जो थी मेटेरियल साइंस की यूनिवर्सिटी, उसमें जो वो साइंस थी, वो जो साइंटिस्ट थे, और नीचे भी जो साइंस थी, मेटेरियल साइंस, वर्ल्ड में, दुनिया में, और उसके साइंटिस्ट, इनमें मैं डिफरेंस बताता हूं। डिफरेंस देखो क्या था और कितना था, और वो सुपीरियर ऊपर क्यों थे, समझो इसे। देखो, चाहे मेटेरियल साइंस धरती की है, वर्ल्ड की है, और चाहे वो हिमालय की थी, एनर्जी से ही ताल्लुक रखते हैं, एनर्जी से दोनों ही ताल्लुक रखते हैं। पर इनर साइंस जो है, योगा साइंस, इनर साइंस, ये एनर्जी के साथ साथ चेतना से भी ताल्लुक रखती है, और एनर्जी को चेतना के साथ मिलाती है कि कैसे इस चेतना को आगे ले जाएं। ये फर्क है। अब देखिए, जो साइंटिस्ट है इनको पता है सब चीज एनर्जी से बनी है, एनर्जी तो सब चीज में है, इन्हें पता है एनर्जी सब चीज में है, इलेक्ट्रॉन्स में भी है, एटम में भी है, मॉलिक्यूल्स में भी है, और उससे जो आगे सूक्ष्म पदार्थ बने हैं उनसे भी है, और उनसे स्थूल बने हैं उनसे भी है, इस धरती में भी है, पानी, जल, तेज, वायु, और ये जो आकाश है, स्टार्स हैं या आकाश गंगाएं, इस एनर्जी से ही तो सब चीज बनी है। लेकिन ये जो शरीर है ये भी तो एनर्जी से बना है, ये भी तो एनर्जी से बना है, पर फर्क ये है कि इसमें चेतना भी है, एनर्जी भी है, उसमें एनर्जी है। तो ये जो शरीर बना हुआ है, इसकी जो नाड़ियां हैं, इसके जो मसल्स हैं, इसकी जो हड्डियां हैं, इसका जो मन है, इसका बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, ये भी तो एनर्जी से बने हैं। ये सब एनर्जी से बने हैं। 5 सेंसेस हमारी आंख, नाक, कान वगैरह हैं, सेंसेस एनर्जी से बने हैं। और फिजिकल जो हमारे कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पांव, मुंह आदि, ये भी तो एनर्जी से बने हैं। और मॉलिक्यूल सूक्ष्म हैं, वो भी एनर्जी से है। उनसे जो चीजें बनी है, ये पृथ्वी है, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सारी चीजें जो ये भी तो एनर्जी से बने हैं। फर्क इतना है कि वो साइंटिस्ट जो डेड चीजें हैं उनसे संबंध रखते थे, उनको टेस्ट करते थे, उन्हें एनालाइज करते थे, उन्हें इवेल्युएट करते थे, लेकिन ये उन्हें करते तो थे पर जिंदगी के साथ जोड़ते थे, जिंदगी के साथ जोड़ते थे, अपनी जिंदगी में चलाते थे, चलते थे, और उनकी हेल्प लेते थे अपने चेतना का विकास करने के लिए। ये खास फर्क था। यही कारण है कि एस्ट्रोनॉमी तो ये जानते हैं सारे साइंटिस्ट, आज के भी वर्ल्ड के जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी वो भी जानते थे, पर उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी बना दिया, आदमी से जोड़कर, इंसानों से जोड़ के, जिंदगी से जोड़ के। और देखो, यहां हार्ट है, आप नब्ज यहां देखते हैं, बाएं हाथ की देखते हैं नब्ज, क्यों? क्योंकि हार्ट नजदीक है और यहां से पता लग जाता है। तो ब्रेन यहां है कि नहीं? तो ब्रेन वेव चल रही है कि नहीं? तो ब्रेन वेव्स को जब आप मापते हैं तो ईईजी मशीन से मापते हैं कि नहीं? और पता लग जाता है, ग्राफ आ जाता है। तो वो तो जिंदगी से जोड़ते थे। उन्होंने सोचा जब सारा रिफ्लेक्शन होती है, यहां पर है कैबिनेट काम कर रही है इनर, और सबसे एक्टिव तो हमारे हाथ हैं, और ये यहां से जुड़े भी हुए हैं ब्रेन के साथ। तो ये जो लाइन है ये भी तो ग्राफ है। तो उन्होंने यहां से पामस्ट्री बना दी, उन्होंने उसी को ब्रेन वेव से पामस्ट्री बना दी। अब आप कहेंगे ये तो गलत है, एस्ट्रोलॉजी तो गलत है। अरे भाई, वो गलत नहीं थी, सारी कैलकुलेशन भी ठीक है, बताना गलत है।
और एक कैलकुलेशन बदली भी जाती है समय के मुताबिक, जगह बदल लेते हैं ये स्टार्स भी, ये प्लैनेट्स भी, पर ये इस अवस्था से बताई जाती है जो योग की अवस्थाएं हैं। तो योग की अवस्था तो किसी को है नहीं, योग तो वैसे खत्म हो गया, तो एस्ट्रोलॉजी कैसे बता देंगे वो, पामस्ट्री कैसे बता देंगे वो? उस अवस्था से इंट्यूशन से बताई जाती थी, ये इंट्यूशन की अवस्था में होते थे ना, इसलिए बताते थे। अब इंटेलेक्ट से बता रहे तो इंटेलेक्ट से तो तुम घपला कर लो, झूठ बोलते रहो, घुमाते रहो, और कोई जानता नहीं, तुम भी नहीं जानते, वो दूसरे सोच रहे हैं कि ये बोलता है, ये जानता है तभी तो बोल रहा है। तो ये चीज चल रही है। और दूसरा जो है डिफरेंस क्या था, ऊपर की साइंस और साइंस नीचे की। मेटेरियल साइंस तो ऊपर भी थी हिमालय में और यहाँ भी। सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी था कि नीचे जो दुनिया के जो साइंस है ना, मेटेरियल साइंस, उसमें डेड बिल्डिंग्स हैं, उनकी लेबोरेटरी डेड बिल्डिंग्स हैं, डेड मशीन्स हैं। लेकिन ऊपर जो थे साइंटिस्ट, अरे भाई उनकी लेबोरेटरी तो ये जिंदा मशीन थी, ये जिंदा शरीर था, ह्यूमन बॉडी, लिविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन, ये माइन्यूट ब्रह्मांड यूनिवर्स, माइन्यूट यूनिवर्स, जिसमें टेम्पल ऑफ गॉड, जिसमें कंप्लीट कॉन्शियसनेस का विकास होना है। तो ये थी उनकी लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी उनकी थी। और भी फर्क था। फर्क ये था तीसरा कि जो दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं ना, मटेरियल, वो पकड़ते हैं सब्सटेंस को, जो प्रकृति के सब्सटेंस है, जो प्रकृति नहीं बनाए हैं उसमें हैं, उसको पकड़ते थे, उस पर टेस्ट करते, एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, सब कुछ वो करते थे। और फिर उनके प्रिंसिपल्स को पकड़ करके सुख के साधन बनाते थे। पर वो क्या करते थे, वो भी तो इनको पकड़ते थे, वो भी इनको ही पकड़ते थे, इन्हीं सब्सटेंसेस को, क्योंकि हमारा शरीर भी 26 सब्सटेंस से बना है, इन्हीं को पकड़ते थे। और इन्हें पकड़ करके फिर ये देखते थे कि ये लागू कैसे करें। और ये चेतना का विकास के लिए, सुख की अवस्था के लिए लागू करते थे, वो सुख के साधन के लिए। हालांकि वो सुख के साधन नहीं है, वो सुविधा के साधन है। सुख के साधन तो हम जो डिफरेंस देखते हैं ना, कि पंखे से जो हवा है कूलर की बच्ची बढ़िया और कूलर से बढ़िया है एसी की, ये डिफरेंस को सुख कह रहे हैं हम इसी को सुख कह रहे हैं। सिर्फ इस सुविधा के साधन है, सुख के साधन नहीं। तो सुख के साधन तो अवस्था में होता है, और अवस्था चेतना के विकास से होती है, अवस्था चेतना के विकास से होती है। और वो भी अच्छी अवस्था तो इंटेलेक्ट के आगे आती है, इंटेलेक्ट में अच्छी अवस्था नहीं है, इससे आगे आती है जो 7th स्फीयर ऑफ कॉन्शियसनेस है, और उसी में सुख है। अब आप देखो, सुख के ये साधन बढ़ा लोगे ना, तुम लेथार्जिक जोन में चले जाओगे और तुम्हारी जिंदगी डेड होती चली जाएगी, और तुम उलझ जाओगे, उलझते हुए मरोगे टकरे खा खा कर। आज ये चीज खराब होगी, कल वो चीज खराब होगी, फिर वो चीज खराब, इसी में उलझे रहोगे। ये अवस्था लानी पड़ती है सुख की, वो इनर साइंस ही ला सकती है। वो अवस्था में सुख होता है। बाहर का सुख तो ऐसे है जैसे रेगिस्तान है, मैं देखता हूं यार वहां पानी है, मुझे प्यास लगी, मैं चलूं, तो मैं जाता हूं, वो देखता हूं वहां पानी तो है नहीं, तो वहां तो नजर आ रहा था भाई, रेत चमक रही थी, पानी नजर आ रही थी। यहां पास आ गए तो वो तो रेत है, फिर आगे वैसे फिर पानी नजर आता है, फिर हम वहां दौड़ते हैं, यार वहां है पानी, तो यहाँ नहीं वहां है, वहां जाते हैं तो फिर रेत मिलती है। और रेत से कभी पानी मिलेगा? रेत से कभी भी पानी नहीं मिलेगा। तो इनमें से तो हम सुख चाहते हैं ना, ये चीज मिल गई तो सुख होगा, ये चीज मिल गई तो सुख होगा। तुम्हें सब भी मिल गया तो भी सुख नहीं होगा, क्योंकि इनमें है नहीं। वो तो अवस्था भी होता है, और वो अवस्था हो तो भाई फिर चाहे तत्ती तवी पर बैठा दो, फिर चाहे बंद काट दो, फिर तो जिसका काट रहे हो वो कहेगा हुक्म तो ये हुआ है कि एक एक जो है जोड़ो काटो, तो यहां से क्यों काट रहा है, यहां से काट, फिर यहां से काट, यहां से काट, क्योंकि मैं तो देखूं मेरे शरीर को मूली गाजर की तरह कैसे काटा जा रहा है, मैं देखूं, मैं तो दूर खड़ा हूं, मैं देखूं। ये तो अवस्था से ताल्लुक है ना इसका। तो अरे एक हिरण है, और जो हिरण है उसके नाभि में कस्तूरी है, उससे सुगंध आती है कस्तूरी से। वो हिरण जो है ना, वो सोचता है सुगंध आ रही है कहीं आसपास ही है, वो थोड़ा सा आगे जाता है, देखता है सुगंध आ रही है, मैं नजदीक जा रहा हूं, और आगे जाता है, वो और आगे, फिर दौड़ता है। जो जो दौड़ रहा है वो सोचता है मैं नजदीक जा रहा हूं, जो जो दौड़ रहा है वो ये सोच रहा है मैं नजदीक जा रहा हूं सुगंधी के। उस बेवकूफ को ये नहीं पता सुगंधी तो तेरे अंदर है, और एंजॉय करना है तो शांत होके बैठ जा, यही एंजॉयमेंट कर ले, दौड़ के तो तू वैसे भी मर जाएगा इसको लेकर के। बस यही हालत है।
हम दौड़ रहे हैं कि बाहर से सुख मिले, कहीं से नहीं मिलेगा, हमारे अंदर ही सुख है, बाहर नहीं है। और चौथा जो फर्क है ना, वो बहुत बड़ा फर्क है। वो जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, मटेरियल साइंटिस्ट, वो प्रकृति ने अपनी योजना से, प्लानिंग से जो चीजें बनाई हैं, बस वो वहां तक सीमित है, उनको बदल नहीं सकते, उनको पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं उससे। लेकिन ये साइंटिस्ट जो था, जिनके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया था, ये तो प्रकृति की जो योजना है ना, जिससे प्लानिंग से ही बनाती है चीजें प्रकृति माँ यूनिवर्सल लेवल पर, उसके यूनिवर्सल प्रोसेस को ही पकड़ लेते थे। उस यूनिवर्सल प्रोसेस की प्रणाली जो थी, उसके यूनिवर्सल प्रिंसिपल को पकड़कर अपने हाथ में ले लेते थे और सूरज की किरणों से सब चीजें बना देते थे जो बनाना चाहें। ये नहीं थे, अब भी नहीं है धरती पर अब भी नहीं है, ये अब भी नहीं है। और डिफरेंस इन साइंटिस्ट में कितना है ये देख लो भाई। जो धरती में वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट है ना, मेटेरियल साइंटिस्ट, वो क्या होंगे? एमएससी की होगी यूनिवर्सिटी से, मेटेरियल साइंस की यूनिवर्सिटी से एमएससी की होगी, पीएचडी की होगी, और क्या की होगी बताओ? एमएससी पीएचडी कर लो, यही की होगी। लेकिन उन्होंने तो 20 साल निकाले हैं योग विज्ञान की यूनिवर्सिटी में, 20 साल निकाले हैं मेटेरियल साइंस की यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद भी स्पेशल यूनिवर्सिटी से उनको ट्रेनिंग देकर फिर भेजते थे। इससे नीचे की ट्रेनिंग में नहीं, वो स्पेशल डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग, उसमें सुपीरियर बनता था, इससे नीचे नहीं। इससे नीचे तो ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं वर्ल्ड के साइंटिस्ट और ऊपर वाले। लेकिन इससे आगे जो स्पेशल होते थे, खास चुने हुए, उनको भेजा सिलेक्ट करके। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। एक जो लड़का था जिसकी सिलेक्शन ये ओरा से करते थे, और ओरा को पढ़ सकते हैं हम अपने अंदर चले जाए तो, और अपने अंदर तो तब जाता है जब सांस अपने आप रुक जाए, उससे पहले नहीं जा सकता। यानी कि 6.5 घंटे तक तो सांस रुका रहे ना। वो वैसे तो इससे भी ऊपर है, सांस की, रोटी की जरूरत नहीं पड़ती, पानी की जरूरत नहीं पड़ती, सांस की भी जरूरत नहीं पड़ती, और कई दिन तक नहीं पड़ती, कई 20 40 साल तक नहीं पड़ती। तो आपको जरूरत है ना। अरे आप दौड़ोगे तो प्यास तो लगेगी, पानी पियोगे, और सांस भी देखो कैसे, आप शांत होते चले जाओ ना, पानी की भी उतनी प्यास नहीं लगेगी, सांस की भी उतनी, वो भी धीरे होते चले जाएंगे। तो ये तो एक जिंदगी है, जिंदगी उसकी साइंस है। तो भोलानाथ को चुना उसके ओरे के हिसाब से, और चुनता ये आदमी भेजे हुए थे जो ओरा को पढ़ सकते हैं, और फिर उनके माँ बाप से पूछते थे। माँ बाप से बगैर पूछे नहीं, उठा के नहीं ले जाते थे। वो जाना भी चाहता था सिलेक्ट होकर के, क्या मुझे ले चलो, तो कहते नहीं, तेरे माँ बाप कहेंगे तब ले चलेंगे, वैसे नहीं। और वो भी फिर ऊपर से यस होती, जो यूनिवर्सिटी ऊपर चल रही हैं, और जो ऊपर ग्रेट पार्लियामेंट बैठी है इन साइंटिस्ट की, वो यस करती, तब वो चलेगा, तब जाता। फिर वो भी कई इम्तिहानों में निकल करके ऊपर जाता, जो निकल जाता सब में से वो ऊपर पहुंचता था। कई जगह में से निकल करके इनके टेस्ट होते थे, उन्हें पता भी नहीं लगता था हमारा टेस्ट हो रहा है। तो वो जो था लड़का सिलेक्ट हुआ भोलानाथ, वो 5 साल की उम्र में चला गया, उसको ले गए सिलेक्ट करके, उसको 20 साल तक तैयार किया, और तैयार करने के बाद स्पेशल तैयार किया उसे, क्योंकि साइंटिस्टों को गाइड करने के लिए उस डिपार्टमेंट से भी। और ये बहुत आगे था, वो विशुद्धानंद उसका नाम रखा था। जब वहां पहुंच गया तो उसका नाम भोलानाथ नहीं, विशुद्धानंद था। माँ बाप ने भोलानाथ रखा, वो विशुद्धानंद था। और वो आया बनारस में, काशी में वो आया, और काशी में आकर के ना साइंटिस्टों को गाइड करने के लिए भेजा गया था। तो वो अपना रास्ता निकालते हैं, फिर पहले एक चीज दिखा देते हैं, वो चीज फैलती है तो दूसरों को पता लगता है, फिर आना शुरू कर देते हैं। तो एक साइंटिस्ट जो था अमेरिका का, वो आया, उसे पता लगा यार सूरज की किरणों से ये चीज कैसे बना लेता है, जो मर्जी चीज बना रहा है, एक रुई से चीज बना रहा है, फूल बना रहा है। वो आया एक साइंटिस्ट अमेरिका का, उसका नाम मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा। वो आया और आके बनारस गया, काशी गया, काशी कहते थे उस वक्त,
बना। और जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थी वहां पर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, वो भी वहां जाता था क्योंकि वो ये विद्वान था इन चीजों का। वो चाहे जिंदगी में से वो प्रैक्टिकली नहीं निकला, विद्वान था, तो वो वहां जाया करता था। तो वहां जाके जो साइंटिस्ट अमेरिका से आया उसने पूछा कि यहां पर एक बाबा हैं जिसे गांधी बाबा कहते हैं, वो किसी भी चीज से कोई चीज बना करके पेश कर देते हैं। कहना हाँ है। कहना उनको मैं कैसे मिल सकता हूं, किसके जरिए मिलूं, कैसे मिलूं? तो इस किसी आदमी ने कहा कि यहाँ एक, जहां आज यूनिवर्सिटी है ना काशी की, उसमें एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसका ये नाम है, कविराज कहते थे उसे, उसका नाम कविराज साथ लगाता था अपने नाम के। तो उस कविराज को मिल लो, वो आते जाते उनके पास। तो उनका घर पूछ के वहां पहुंच गया। वहां जब पहुंचा, बताया कि मैं साइंटिस्ट हूं, मैं अमेरिका से आया हूं, मैं ये चीज मैंने सुनी है, ये फैली है, मुझे भी पता लगा है, साइंटिस्टों ने मुझे भेजा है कि मैं चेक करके आऊं क्या चीज है, कैसे करते हैं। तो उन्होंने मतलब उनसे टाइम लिया, गांधी बाबा से विश्वदानंद से टाइम लिया। उन्होंने टाइम दे दिया और साथ में ये कह दिया कि भाई वो जो साइंटिस्ट आया है ना, उसे कहना थोड़ी सी रुई लिया है। तो थोड़ी सी रुई बाजार से उसने ले ली और वहां पहुंच गया। जब वहां वो पहुंच गया तब उसने कहा मुझे दिखाओ, कहता ला रुई ले ली, रुई ली। फिर एक यंत्र ने, मैग्नीफाइड ग्लास सा था, वो निकाला और निकाल करके 360 किरणें होती है सूरज में, और उनकी अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग क्रिएशन करते हैं। वो निकाल के उस हिसाब से किरणें डाल के उसने कहा कि तुम्हें नजर आ गई, इसकी बेस बनना शुरू हो गया है जो चीज मैं बना रहा हूं? कहना हाँ जी, मुझे नजर आ गया। वो बढ़ता बढ़ता गुलाब का फूल बन गया, रुई से गुलाब का फूल बन गया। और जो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 100 साल के बीच की है ये खबर सारी। फिर उसको दे दिया। वो कहता है मुझे तो समझ नहीं लगी अभी तक, मैं भी साइंटिस्ट हूं, दुनिया का माना हुआ साइंटिस्ट हूं, और हमारे वहां सभी साइंटिस्टों ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं देखूं कैसे हो जाता है। कहता कोई और चीज बना दो। उन्होंने फिर रुई लेकर के फिर वैसे ही किया और चमेली का फूल बना दिया। वो बीच में पूछता रहता था तुम्हें कुछ नजर आ गया कि नहीं, बेस बन गया? हाँ जी बेस बन गया, नजर हाँ बनता जा रहा है, बता रहा था। अब वो चमेली का फूल बन गया, उसे पकड़ा दिया, ले लो भाई। वो कहता है ये तो ठीक है कि आप बना रहे हो और मुझे समझ नहीं लग रही, आप हो सकता है ये खत्म हो जाए बाद में, मेरी आंखों का कोई धोखा हो। आप ऐसा करो, मैं कहता हूं वो फूल बनाओ। कहता है अच्छा। कहता है मैं सोचता हूं ना अमेरिका का फूल, वो बनाओ। उसने नाम लिया तो कैसे किया होगा मैं आपको बताऊं। जब नाम में उसके दिमाग में चीज आ गई ना, तो उसने एक्सरे ले लिया उसका, और वही फूल बना करके, उसी तरीके से फूल बना करके रुई से, और पूछता था बीच में बेस तो बन गया ना? कि हाँ जी बन गया, वही फूल है ना? हाँ वही फूल है, और सारा बना के दे दिया। वो कहता भाई ये बना तो लेता है, हमारे से आगे है, हमें समझ नहीं लग रही है। और उसने ये भी कहा कि मेरा आने का सिर्फ दिखाना कोई पर्पस नहीं, ये पाप है जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि प्रकृति मां करती है ये काम, मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं कि हम तुमसे आगे हैं, और तुम्हें कह रहे हैं तुम डायरेक्शन एटम बम की तरफ जा रहे हो, और जो हथियार बना रहे हो ना, उधर ना जाओ, हम तुम्हारे से आगे हैं, नहीं तो बताना हम कैसे कर रहे हैं ये। उसके बाद फिर कोई एक और साइंटिस्ट जर्मनी से आया, और जर्मनी से जब वो आया तो उसी तरह लोग बता देते हैं भाई उससे मिलना तो पहले उससे मिल लो। वो मिल गया, टाइम ले लिया, पहुंच गया। उसे कहा, उस साइंटिस्ट को विशुद्धानंद ने, जो इनर साइंटिस्ट था जिसको भेजा गया था, कि ये जो पौधा आपको नजर आता है ना, वृक्ष खजूर का, हाँ जी खजूर का है, कहते एक पत्ता लिया। तो वहां से एक पत्ता ले आया, पत्ता उसने ले लिया, पत्ता लेके अपना यंत्र निकाला, और फिर उसी तरह उसने ये भी बताया मैं सफेद किरणों से इसका बेस बना रहा हूं, बेस सफेद किरणों से ही बनता है।
तो उसने बेस बनाया और शहर बना दिया। वो संगमरमर का पत्थर बन गया। कहता लो, कहता जी ये तो जरा है, हो सकता है मेरी नजर का ही धोखा हो और ये बदल जाए। ये कैसे हो सकता है कि एक पत्ते से ये चीज बन गई। कहते हैं साइंस के अगला स्टेप है जो प्रकृति बनाती है। हम दिखा रहे हैं, ये प्रकृति का यूनिवर्सल प्रिंसिपल अपने हाथ में हमने ले लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। वैसे ये पाप है और इन्हें कहा भी जाता था वैसे नहीं दिखाना किसी को, सिर्फ साइंटिस्ट को दिखाना है। वेस्ट नहीं करनी एनर्जी, क्योंकि इससे तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि प्रकृति का काम है, तुम इंटरफेयर कर रहे हो इस काम में। तो चमत्कारों में कोई विश्वास नहीं रखता इन साइंटिस्ट, कोई विश्वास नहीं रखता। मैं भी नहीं रखता इन चीजों में विश्वास, मैं नहीं मानता इन चीजों को। है साइंटिफिक, ये चमत्कार नहीं है साइंटिफिक, लेकिन कई चीजों में हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने पता क्या कहा कि ये तो जी बदल जाएगा। कहता तुम ऐसे करो, ये पत्थर अपने साथ ले जाओ, ये संगमरमर अपने पास ले जाओ, जिंदगी भर तेरे पास रहेगा। मतलब तू कहता ना बदल जाएगा, कुछ देर के बाद ये पत्ता बन जाएगा, तू सारी जिंदगी भर तेरे पास रहेगा, तू ले जा। फिर एक से और कोई साइंटिस्ट था ऊपर से जो भेजा गया था, वो था, और किसी ने चैलेंज कर दिया। चैलेंज साइंटिस्ट ही करते थे आके। तो साइंटिस्ट जो वर्ल्ड के थे, क्योंकि ये चीज एक ऐसी है जो उनसे आगे है और बाहर के साइंटिस्ट यहां पहुंच नहीं सकते। मैं भी बहुत से गहरे साइंटिस्टों को जानता हूं जो इस वक्त भी हैं, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, लेकिन नहीं, वो पहुंच नहीं सकते यहां, क्योंकि प्रकृति ने यही एक ऐसी साइंस है जो डिजर्व करता है उसे मिलती है, दूसरे को मिलती ही नहीं। वो इसके नाम पर ढोंग चाहे करता रहे, मिलेगी नहीं उसे। तो वो साइंटिस्ट को कहा कि क्या आप किसी चीज, कोई मर जाए उसको जिंदा कर सकते हैं? तो उसने क्या किया, एक कीड़ा था, वो चल रहा था, थोड़ा दूर था, उसने उसे खींच लिया। ये विल पावर होती है, ये जो संकल्प शक्ति होती है, ये संकल्प शक्ति अहंकार खत्म हो जाए तब आती है, उससे पहले नहीं आती है। अहंकार खत्म हो जाए, नानक जीवत यहां मर रही है ऐसा योग कमाई, ये तब आती है, उससे पहले नहीं आती है। तो वो देखते हैं कि कीड़ा, कहता है वो कीड़ा है ना, चल रहा है, कहता हाँ जी, जिंदा है ना, कहता हाँ जी। कीड़े जा रहा था, अबाउट टर्न हुआ और उधर चल पड़ा और उसके पास आ गया। उसने कहा एक चाकू लाओ, एक चाकू लाके दे दिया उसे। वो कीड़े के 6 टुकड़े किए, 6 टुकड़े किए, तो अलग अलग कर दिया टुकड़ों को कि एक दूसरे को टच ना करें। और जब वो पहले तो हिल रहे थे, पर वो हिलना भी बंद कर गए। जब मटेरियल वर्ल्ड के खास मटेरियल साइंटिस्ट ने, जो स्पेशली भेजा गया था उन दूसरे देशों की तरफ से, उसने कहा कि ये अब डेड है। कहता तो देखो अब इसमें कैसी जिंदगी आती है। वो ने देखा थोड़ी देर के बाद वो हिलने लग गए, टुकड़े जो 6 अलग अलग थे वो हिलने लग गए, जो डेड थे, फिर सरकने लग गए नजदीक, फिर जुड़ गए, और फिर वो चलने लग गया। और कहा जी ये तो जिंदा हो गया, वो तो डेड था, हम तो जानते हैं डेड था, वो तो जिंदा भी हो गया, चल भी रहा है। पर कहता कितनी देर चलेगा, रहेगा ये जिंदा? कहता मेरे पास सिर्फ इतनी पावर है कि आधे घंटे तक, इससे ज्यादा मेरे पास पावर नहीं। कईयों के पास ज्यादा भी है, मेरे पास नहीं इतनी, इससे ज्यादा। और ये तुम साइंटिस्टों सिर्फ दिखाने के लिए कह रहा हूं कि प्रकृति ऊपर है तुम लोगों से, उसके अगेंस्ट मत जाओ। अब मैं ये भी बता दूं आपको, ये सारा चक्र ओरा का है। ओरा कट जाए ना, फिर तो डेड जिंदा नहीं होगा, और ओरे का एक टाइम है उसके अंदर अंदर ही रहे और डेड भी हो जाए, फिर जोड़ दिया तो चल। आप एक चीज करके देख लें, मैंने बचपन में करके देखी है। वो तीर कमान बांधते हैं कि नहीं खेलने के लिए, तो एक छिपकली के जाके लगाओ, छिपकली की जो वो थी वो कट गई, उसकी पूंछ। थोड़ी सी देर छिपकली वहां रही और पूंछ भी रही, फिर छिपकली वापस आई और वो उसके लग गई और लगी ही रही। फिर ओरा
ओरा से दूर नहीं हुई थी, ओरे को टच कर रही थी, वो दूर रहकर कर भी टच कर रही थी। पर ये तुम अंदर जाओ तो पता लगे ना ये क्या चीज है। संकल्प शक्ति से ही, इसे कहते हैं ना परमात्मा की संकल्प शक्ति से सृष्टि बनी है। अरे संकल्प शक्ति से ही तो बनती है सब चीजें। और संकल्प शक्ति आती है जब हम अपने आप से ईमानदार होते हैं, जब हम मन बुद्धि अहंकार चित्त को साफ कर लेते हैं, अहंकार को खत्म कर लेते हैं, तब वो सबसे बड़ी शक्ति आ जाती है, निश्चय कर अपनी जीत कर। गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चय कर अपनी जीत कर। देखो और सुनो, एक ब्रह्मचारी योगी आया था बंबई के अंदर, चैलेंज उसने किया। सारे डॉक्टर एमबीबीएस एमडी और साइंटिस्ट इकट्ठे हुए। उसने कहा तुम कोई जहर मुझे खिलाओ, मर्जी मात्रा में खिला लो, मैं नहीं मरूंगा, और मैं तुम खिलाओ और जितनी देर कहोगे तुम्हारे सामने बैठा रहूंगा, और इसके लिए मैं लिख के देने को तैयार हूं कि अपनी मौत का मैं जिम्मेवार हूं। अगर तुम डरते हो ये करने से तो मैं लिख के दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, सारे वर्ल्ड में एडवर्टाइजमेंट करा दी कि ऐसा एक आदमी आया है, वो हम चैलेंज कर रहा है, और वो लिख के सारी कार्रवाई हम उससे कर रहे हैं ताकि हम जिम्मेवार नहीं होंगे, वो करके दिखाता तो दिखा दे। और सारी कर ली, वहां साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए। और याद रखना, रिले, डॉक्टर रिले जिसने सरपेंट पावर लिखी है पुस्तक, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, शुरू में ही अंदर लिखी हुई है सारी चीजें, कि उसके बाद ही उसने वो किताब लिखी सरपेंट पावर। बॉम्बे का था वो, अब भी लिखी पड़ी है चीजें। तो वो आ गया, सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए, सारे जितने भी थे एमडी, जितने भी सर्जन थे, जितने बड़े से बड़े मेडिकल साइंस थे, मेटेरियलिस्ट साइंस के थे, मेडिकल नॉन मेडिकल के, सब इकट्ठे हो गए। बॉम्बे में हुआ ये, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, पर फिर भी 100 साल के अंदर अंदर, क्योंकि चीजें अब तो खत्म हो चुकी है ना। तो वहां पर जब वो आया तो उसका टेस्ट किया गया, उसका हार्ट टेस्ट किया, नर्व्स टेस्ट किए, उसका सारा कुछ टेस्ट करने के बाद उसने कहा लो एक दो चीजें करके भी दिखाई, हार्ट बंद कर लिया, सांस बंद हो गए, तो ये तो मामूली चीजें हैं। फिर कहा खिलाओ जो खिलाना चाहते हो, साइनाइड खिलाया उन्हें। जब खिलाया थोड़ा सा तो वो खिला दो, और खिलाया, फिर कहता और खिला दो, चम्मच भर के खिलाया, नहीं मरा। तो सारे हैरान थे। फिर कहते थे भाई ये जो है ना डाइजेशन असिमिलेशन में इतना टाइम चाहिए, तुम हमारे सामने बैठे रहो, मर गए तो तुमने लिख के दिया हुआ है, नहीं मरे तो हम तो हमें नहीं पता लग रहा है भाई इस चीज का, हम साइंटिस्ट है पर हमें नहीं पता लग रहा। और वो आदमी सफल हुआ, सक्सेसफुल हुआ, बैठा रहा जितनी देर उनको कहा उतनी देर तक, फिर कहा भी नहीं अब डाइजेशन एसिमिलेशन सब काम खत्म हो चुके हैं, अब भी तू जिंदा है, हमारे हाथ में एक। अब इतना याद रखो कि वो जहर एक शीशी में भी रखा हुआ है कि नहीं, तो शीशी क्यों नहीं मरती, क्योंकि डेड है ना। तो यहां ऑर्डर देकर संकल्प से वो एलिमेंट्री कैनाल जो है ना उसको टोटली रोक दिया जाता है कि कोई चीज चूसेगी नहीं, कोई चीज करेगी नहीं, वो इसी तरह बना देते हैं। और उसके लिए थोड़ा सा पहला इंतजाम भी करते, बाद में जाके सफाई भी करनी पड़ती है। तो उसने कई जगह करके दिखाया ये चीज, एक जगह नहीं कई जगह। लो तुम्हें और बताता हूं, 1880 में एक जो था वहां पहुंचे हुए उस वक्त मिल जाते थे, समाधि में था, वो बैठा रहा 2-3 महीने बैठा रहा, लोगों ने समझा मर गया। क्यों, लोग तो समझते इतनी ने ना सांस आ रहा ना कुछ आ रहा ना हार्ट चल रहा है तो मर गया। उन्होंने क्या पर ठीक है ये महात्मा जो है ना इसको यहां पर हम इसी हालत में इसकी समाधि बना देते हैं, जैसे ये बैठा हुआ इसी तरह यहाँ इसकी समाधि बना देते हैं। उन्होंने गड्ढा खोदा, समाधि बनाई, वहां उसको रख दिया। 1880 याद रखना, 1880। और ये इन राइटिंग लिखी हुई चीजें हैं, ये सबूत इन राइटिंग लिखे हुए हैं। 1880 में वो रहा, वहां डाल दिया गया। चीजें बदलती रहते हैं, बदलती गई, टाइम 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, 30 साल निकल गए, 35 साल निकल, टाइम तो बढ़ता गया।
अब वो किसी के पास भी पहुंचा होगा मकान, किसी के पास भी उसको जरूरत होगी, उसने खोदना शुरू किया किसी जगह से, और कुदरती उसी जगह से खोदना शुरू कर दिया। अब ऊपर से तो लेवल बराबर था वो सारा। जब वो चोट चाट पड़ने लगी, और जब यहां चोट पड़ी बार 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 1920 की बात बता रहा हूं, 1880 में बैठाया था, 1880 में बैठाया था वहां मरा हुआ ये सोच के, और 1920 में निकाला। फिर देखा रहे कुछ हिल रही है तो उसको निकाला, तेरे तो आदमी है, निकाला, वो समाधि से वापस आ गया। 40 साल, 40 साल। अरे तुम्हें ये पता नहीं ना कि ये ओरा जो है ना, ये रक्षा करता है ना तो खुराक की जरूरत है, ना पानी की, ना सांस की, पर ये ना टूटे। और वो टूटता नहीं, समाधि में स्ट्रांग होता चला जाता है। तो वो निकालने के बाद भी 10 साल जिंदा जिया, और अच्छी जिंदगी जी। ये नहीं को रगड़ रगड़ के मरे, नहीं, अच्छी जिंदगी 10 साल और जिया। यही नहीं, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर का नाम सुना होगा, एक संत ज्ञानेश्वर हुआ है। ज्ञानेश्वरी जो है ना, वो भगवत गीता, उसकी व्याख्या की है उसने मराठी में, बड़ी जबरदस्त चीज थी। उसकी जिंदगी भी कमाल की थी, पहुंचा हुआ संत था। जब वो देखा कि अब मेरा शरीर जो है, क्यों, ये तो कुदरत है, मरना तो सबको ही पड़ता है। फिर देखा कि अब मेरा शरीर जो है, इसका क्या फायदा, अब ये काम तो आगे कर नहीं सकता, इसके अंदर ही विकास हो सकता है, अब ये काम का नहीं रहा तो मैं चला जाऊं। तो उसने ये निश्चय किया कि अब मैं समाधि में ही अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, जिंदगी को समाप्त कर दूंगा, समाधि में ही चला जाऊंगा। तो उसने ये कहा कि मुझे तुम समाधि में डाल दो। समाधि में उसे डाला गया, समाधि में गया, फिर कभी निकला। अरे ये चीज तो बाद में, अभी 100 साल से भी पहले तक पीछे जाए ना, तो बहुत से उदाहरण मिलते हैं ऐसे, ये तो बहुत से मिलते हैं। तो यही नहीं, मुझे 2 आदमी मिले जो 5 साल की उम्र में सिलेक्ट, जिनको करके ऊपर ले जाया गया हिमालय में, जहां यूनिवर्सिटीज हैं, जहां ग्रेट पार्लियामेंट है इधर साइंटिस्ट की, और 20 साल उन्हें तैयार किया गया। उनमें एक स्वामी राम था, जो अमेरिका से में चला गया था, बाद में हिमालय से उतर के सीधा अमेरिका गया था। उसने 1973 के अंदर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, योगा कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मैं भी उसमें गया था। मैं उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा था, मैं उसमें गया था, उससे मिला भी था, उनसे मिला था, और उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई भी। जब उन्हें पता लगा, और उन लोगों ने, देखो एक आदमी पीएचडी कर रहा है, तो मुझे बुलाया। फिर मैंने पूछा कि मैं तो यहां से महसूस करता हूं, और ह्यूमन बॉडी इज ए लिविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन एंड योगा इज ए साइंटिफिक सिस्टम by yogins having contacts with the finer biomedias can know everything, do everything sitting at one place। फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनके एक्सपीरियंस पूछे, कि एक दिन मैं अपने गुरु के पास गया ना, तो उनकी आंखें खुली हुई उसी वक्त खुल गई। तो मैंने सोचा ये तो समाधि में गहरे जाते हैं, आज आंखें कैसे खुल गई इनकी। और उनके पहुंचे हुए गुरु थे, बहुत इज्जत थी, ऊपर पार्लियामेंट में बहुत इज्जत थी उसकी, जो इधर ऊपर की इधर साइंटिस्ट की पार्लियामेंट। तो कहता है गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तो समाधि में था, लेकिन मेरे सामने दरिया में एक आदमी डूब रहा था, वो आ गया, तो मैंने जब वहां से गया उसे बचाया, फिर मैं बाहर निकला। उन्होंने ये भी बताया स्वामी राम ने कि वहां गोष्ठी भी होती रहती थी, क्योंकि 2 तो यूनिवर्सिटीज थी, जैसे यहाँ मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार होते हैं, और वहां गुरुकुल भी कई थे। तो वहां पर जो गोष्ठी कहते थे वो सेमिनार वगैरह, मीटिंग्स, सेमिनार ही कहो। तो कहता एक बार हम गए ना, जहां मुझे भेजा मेरे गुरु ने, तो वहां जिनके पास भेजा था, उन्होंने क्या किया कि मेरे सामने लाके रख दिया, कुछ खाओगे आप, पूछा, और लाके रख दिया गुलाब जामुन गरम गरम। मैं हैरान था, अरे 15,000 फुट की ऊंचाई, यहां तो दूध भी नहीं मिलता, यहां तो कुछ भी नहीं मिलता, यहां तो
ये गर्मा गर्म, और इसको कैसे पता लगा कि मैं लाइक करता हूं, सबसे ज्यादा लाइक करता हूं गुलाब जामुन को। अरे भाई ये पहुंचे हुए आदमी थे, अगर ये रुई से बना सकते हैं गुलाब, तो ये बना सकते हैं गुलाब जामुन भी। ये साइंस थी ऊपर। फिर एक और गोष्ठी में कहता, मैं गया, मेरे साथ एक और भी था। जब हम बैठे वहां पर जाके, तो एक बुजुर्ग आ गया, वो भी पहुंचा हुआ संतार, बहुत पहुंचा हुआ था। बातों बातों में वो कहता है, हम सुन रहे थे, कहता है ये मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी तपस्या अभी पड़ी है बाकी, मैं जो कुछ करना चाहता हूं वो चीज बाकी अभी पड़ी है, ये शरीर मेरा बूढ़ा हो गया, साथ नहीं दे रहा, तो मैं सोचता हूं मैं शरीर को बदल लूं, किसी नौजवान में चला जाऊं। बस ये जब बातें वगैरह चल ही रही थी, तो वो कहता है चलो चलो, यहां नीचे दरिया में एक लाश आ रही है, अभी भी मरा है वो। तो हम तीनों कहते हैं वहां से नीचे आ गए, और नीचे आके हमने देखा जहां पानी था वहां से कोई लाश जा रही थी उसमें दरिया। कहता उसने लाश को निकाला, लेकिन हम खोजते रहे, हमें मिला ही नहीं वो। हम दोनों खूब खोजते रहे, हमें नहीं मिला। फिर वो हम आ गए, लेकिन एक दिन किसी गोष्ठी में पड़े थे, वो भी मेरे साथ ही था जो पहले था, जब पहले मिला था बुजुर्ग से, वो साथ ही था। और एक आया कोई नौजवान और आके वहां बैठने लगा, जैसे वो बात करने, वो सारे के सारे हम दोनों सोचने लगे, ये तो वही लगता है, ये इसके शरीर में प्रवेश कर गया, इसका मतलब तो ये तो वही लगता है। अरे भाई एक चीज का ख्याल रखो, पानी में डूबा है उसको जिंदा किया जा सकता है, अगर कोई जानता है तो, हर एक को तो नहीं कर सकते। ये या सांप ने खा लिया और वो डिप्रेशन में जाके डेथ हो गई, उसके सारे अंग ठीक हैं, अंदर से सारे अंग उसके बिल्कुल ठीक हैं, और वो जिंदा हो सकता है। ये उनके ओरे को पढ़ करके ना, ये उस डेड में प्रवेश कर जाते थे। और ऐसा शंकराचार्य ने भी किया, जब ज्ञान प्राप्त करना था स्पेशल, तो शंकराचार्य ने भी प्राप्त किया, ऐसा करके दिखाया। अपने शिष्य को कहा मेरे शरीर पड़ा, इसकी रक्षा करना, और राजा अभी भी मरा है, मैं उसके शरीर में जाऊंगा और मैं उससे काम विद्या सीखूंगा, जो मुझे ये पूछना चाहती है, जो बुद्ध को मैंने हराया है, ये पूछना चाहती है उसकी मिसेज, तो मुझे उसके एक्सपीरियंस से होगा, मुझे नहीं पता इन चीजों का। यही नहीं, एक बार जब ये वहां चला तो गया, सिलेक्ट हो गया, चला गया, योगी राम, इसके माँ बाप भी पहुंचे हुए थे, वो लेते ही करीब करीब उनको थे जिनमें पहले ही काफी कुछ हो। तो कहता है मेरे माइंड में आया कि मैं नीचे चला जाऊं, शादी करा लूं। तो मैंने अपने गुरु से कहा, तो वो दबाव नहीं डालते थे किसी तरह का भी, हमने तुम्हें इतने पैसे इतना टाइम बर्बाद करने। उन्होंने कहा भाई अगर तू सोचता है यहां से चला जाना चाहिए और शादी करना, तो चला जा, शादी करा ले, पर तू मेरे साथ आ। उसको साथ ले गए। एक कहना ये छोटा कमरा खोला, वो खोल के हैरान हो गया, वहां इतने हीरे मोती सोना भरा पड़ा है। ये राम ने खुद बताया। मैंने सोचा मैं छोड़ के जा रहा हूं इस गुरु को, इतनी चीज तो इसके पास है, मैं उस दुनिया में इसकी भाल में जाऊं। कहता फिर मैंने सोचा मैं तो यही इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। और एक बात और भी बताई उन्होंने कि एक बार उनको पता लग गया कि उनका एक शिष्य है, वो डॉक्टर है, सर्जन है, बहुत बड़ा है, और शायद वो कानपुर का था। तो उन्होंने कहा भाई देख, राम को बुला के कहते हैं इनके गुरु, वो अब बीमार है, उसके गाल से खून बह रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, कई दिन और कई घंटे हो चुके हैं, और वो बहुत बड़ा सर्जन है, और सर्जन इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के सर्जन भी बुला लिए, वो खत्म नहीं हो रहा, वो खून रुक नहीं रहा, इसलिए तू यहां अपना हाथ मुझे दे। उसका हाथ लिया और अपने हाथ में पकड़ के संकल्प करके, जो चीज संकल्प से होती है वैसे नहीं होती, संकल्प से कहा कि तुम एक काम करना, वो जो डॉक्टर है ना मेरा, उसके गाल के ऊपर हाथ फेरना और कुछ नहीं करना। तो कहते राम कहता है मैं पहुंच गया वहां, मैंने देखा उसकी मिसेज
मुझे देख के खुश होगी कि अब ये जिंदा हो जाएगा, अब आ गए हैं ये। तो वो जो है डॉक्टर्स, उनसे बात हुई तो वो सारे स्पेशलिस्ट थे, कहते हम तो बहुत दवाई दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं जो कुछ कर सकते हैं हम मेडिकल साइंस में, लेकिन ये इनका खून जो है ना ये रुक नहीं रहा। तो फिर उनको जो बताया था ना, उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं करता हूं। उसी तरह हाथ को वहां जब फेरा तो हैरान वो हो गए कि खून तो बंद हो गया, खून तो बंद हो गया। ये चीजें इन राइटिंग भी लिखी पड़ी हैं, खून बंद हो गया। वो सर्जन तो नहीं था, वो संकल्प शक्ति से ये बहुत कुछ चीजें होती हैं, ये बहुत आगे पहुंच जाते हैं। पर ऑनेस्ट होना चाहिए अपने आप पर, यूनिवर्सल प्रिंसिपल को तोड़ना नहीं चाहिए। यम नियम पर चलने वाला ही जा सकता है, दूसरा तो नहीं जा सकता। यहां जब मैं राम को मिला तो राम का एक अमेरिका से टीम लाया था साइंटिस्टों की, डॉक्टर ग्रीन उसका हेड था उस टीम का, उसके लड़के भी उसके साथ थे और दूसरे साइंटिस्ट भी उसके साथ थे। मैं तो वहां से, मुझे वहां 3 चीजें क्लियर हुई। एक तो उनसे बात करके मुझे यह पता लग गया कि ये चीजें खत्म कैसे हुई। ये जो ग्रेट पार्लियामेंट थी, ये इनर साइंटिस्ट थे, या संभल के अंदर यूनिवर्सिटियां थी, ये खत्म कैसे हो गई। उसके 3 कारण थे। एक तो जो बच्चा लेते थे 5 साल का, वो उन्हें मिले नहीं, या तो लोगों ने नहीं दिया या उस क्वालिटी के भी नहीं मिलते थे जो चाहते थे, वो मिले नहीं। एक तो मिले नहीं, वो तो हमारी समाज की गलती थी, वो तो बना करके कुछ भेजते थे। और दूसरे उनकी उम्र ज्यादा हो गई। भाई मरना तो हर एक नहीं है, कोई समझे ना। हाँ 2-2 हजार साल तक भी जी सकते हो, पर जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही, क्योंकि चलेगा तो यही शरीर जिस अवस्था में है। कुछ ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो दूसरा कारण यह था कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई। और तीसरा कारण यह बढ़ाया कि जो लास्ट बैच जिसमें राम था, योगी राम भी था, उसमें ऐसे कोई आदमी पावरफुल नहीं निकला जो इन चीजों को चला सकते ऊपर यूनिवर्सिटियों को। क्योंकि विकार तो इसमें भी आ गया था ना राम में, ये कहता था ना मैं शादी कर लूं, मैं चला जाऊं। तो ऐसे अगर आदमी जब लास्ट में रह गए तो वो कैसे चलाएंगे उन चीजों को, और उन यूनिवर्सिटी को कैसे चलाएंगे। तो ये 3 कारण मेन थे। और चौथा कारण माओ से तुंग था, जिन्हें देखा कि कम्युनिज्म जो है ना, उसके रास्ते में स्पिरिचुअलिज्म, ये इंट्रोवर्ट जो लोग हैं, ये इनर साइंस है, यही रुकावट है। इसलिए उसने जो हमला करके तिब्बत को लिया, क्योंकि उसमें भी ये साइंस चल रही थी। महात्मा बुद्ध की दी हुई साइंस के साइंटिस्ट, ये बौद्ध साइंटिस्ट भी ये काम कर रहे थे। उनको कब्जा करके ना, ये जितनी भी इनकी यूनिवर्सिटीज थी, जो इनकी कैबिनेट वहां जहां बनाई थी, जो कुछ इनका बनाया हुआ सब कुछ नष्ट कर दिया कि उनका नामो निशान ना रहे। तो ये कारण बन गए 4। 3 ही कारण मेन बना, नहीं तो माओ से तुम कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, जो टीम लाया था, जो टीम लेके डॉक्टर ग्रीन अमेरिका से आया था साइंटिस्टों की, तो मैं तो चला गया अपने रिसर्च के ताल्लुक से कहीं प्रोजेक्ट के संबंध में, लेकिन बाद में मुझे पता लगा वो चंडीगढ़ भी गया था और पीजीआई में जाकर के डॉक्टर आर शर्मा है, मेरा नाम भी डॉक्टर आर शर्मा है, उनका नाम भी वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बायोफिजिक्स के थे। पीजीआई में बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो। उन्होंने पीएचडी की थी लंदन में। तो उन पर जब किया और करके ना एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि डॉक्टर आर शर्मा अपनी मर्जी से अल्फा वेव्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी ब्रेन। डिक्लेयर कर दिया, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। मैं नहीं था वहां उस वक्त, पर मैं उनको जानता हूं क्योंकि वो मेरे मित्र थे। अब मैं ये बताता हूं कैसे हुआ। वो तो बाहर का साइंटिस्ट था, वर्ल्ड का साइंटिस्ट था, हिमालय का तो नहीं था। पीएचडी लंदन में की थी, पीजीआई में लगा हुआ था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, मेरे से 10-1 साल बड़ा होगा।
एक बार मेरे पास आया और कहने लगा, डॉक्टर शर्मा मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ मित्र बन जाएंगे। हम बैठ के वो आते थे वहां पर सेंटर में, जहां पर योगा थेरेपिस्ट लगा हुआ था, योगा लेक्चरर लगा हुआ था, यहाँ 1 साल की हम ट्रेनिंग देते थे वहां पर, बैचलर डिग्री योगा एजुकेशन। तो बैठ के जब मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहता मेरा नाम डॉक्टर आर शर्मा है। मैं पूरा नाम क्या? डॉक्टर रतिराम शर्मा। उन्होंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? मैं कहा मेरा नाम भी डॉक्टर आर शर्मा है। कहते पूरा नाम मेरा नाम भी डॉक्टर रतिराम शर्मा है। मैंने कहा फिर आप जो रतिराम शर्मा लिखते हो उसकी स्पेलिंग क्या है? उन्होंने कहा RATI। मैं क्या मैं लिखता हूँ RATTI, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं, जैसे दाखिल करा दिया स्कूलों में वही चीज चलती रही। उन्होंने मुझे एक चीज कही, वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत सिंपल ही होते हैं पहुंचे हुए आदमी, और उनको पहचान भी नहीं सकते आप लोग। उन्होंने कहा मुझे आप जो है ना, मुझे योग सिखाओ, और योग में पतंजल योग शास्त्र सिखाओ, और हठ योग की। तो मैंने हठ योग की 2 प्रसिद्ध किताबें हैं, अब भी चलती हैं यूनिवर्सिटियों में, हठ योग प्रदीपिका और घृण संहिता। 2 स्पेशली ये पढ़ाई, सिद्ध सिद्धांत पत्ति वगैरह के बारे में बाकियों में बता दिया, पर मेन ये 2 हैं। और पतंजल योग सूत्र मैंने सारा का सारा पतंजलि का योग शास्त्र कराया। वो बहुत पहुंचे हुए थे, बहुत सिंपल थे, उनकी इंटेलेक्चुअल कंसंट्रेशन बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा मैं मेडिटेशन करता हूं, तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा तुम तो इंटेलेक्चुअल कंसंट्रेशन कर रहे हो, ये मेडिटेशन है ही नहीं। मेडिटेशन जो होती है ना, योगी कंसंट्रेशन होती है, योगी कंसंट्रेशन होती है ना, वो होती है की नहीं जाती, सिर्फ बैकग्राउंड बना सकते हैं। जैसे नींद है वो तो आएगी, हम तो उसकी बैकग्राउंड जाके लेट सकते हैं सिर्फ। तो मैंने वो बताया। अब ये सुनो ध्यान से, अपनी मर्जी से अल्फाबेट्स कैसे क्रिएट कर लेते थे, वो यही है उसका पॉइंट। सारे साइंटिस्ट जितने भी हैं ना, जो चीज इन्वेंशन करते हैं, रिसर्च नहीं, रिसर्च छोटी चीज है, वो इंटेलेक्चुअल है। इन्वेंशन इंट्यूशन से आती है। वो सारे जब इंटेलेक्ट थक जाती है तो अंदर से निकाल लाते हैं, पर वो कभी कभी निकाल के लाते हैं, और उनकी मर्जी से जा भी नहीं सकते अंदर, क्योंकि इंटेलेक्चुअल कंसंट्रेशन हो। लेकिन योगिक कंसंट्रेशन इनको सिखा दी गई थी, और ये योगिक कंसंट्रेशन से फिर अपनी मर्जी से जाने लग गए। हालांकि ये जाना भी बहुत ऊपर जाना है, ये तो बहुत गहराई में जाया जाता है, ये तो ऊपर जाके आ जाएंगे, पर वहां से भी चीजें मिल जाती हैं। और इनका नाम भी गया था नोबेल प्राइज के वास्ते। वर्ल्ड प्राइज सबसे बड़ा नोबेल प्राइज है जो वर्ल्ड में मिलता है, इससे इनका नाम भी गया था। वहां पर पहुंचे हुए थे ना, और दूसरी चीजें सीख ली। इंटेलेक्चुअल कंसंट्रेशन की जगह जब योगी कंसंट्रेशन करेंगे तो फिर तो अपनी मर्जी से जाया करेंगे, वो तो कंट्रोल्ड वे है। वो थक करके चले जाते हैं, जैसे मैंने बताया वो आविष्कार हुआ मशीन का या किसी भी चीज का। और तीसरी चीज मुझे एक ये पता लगा कि उन्होंने मुझे योगी राम ने ये बताया कि जब वो हिमालय से लास्ट में गए, सारे इम्तिहान पास कर लिए और कहा हाँ अब तुम तैयार हो जाओ, और अमेरिका मुझे भेज दिया, सीधा आई अमेरिका। तो कहता जब मेरे पर टेस्ट किए गए, वहां के साइंटिस्टों ने किया, तो जिस अवस्था में मैं पहुंचा ना समाधि में, वहां जाके पहली दफा टेस्ट में, वो जिंदगी में फिर कभी वो अवस्था आई ही नहीं। अब क्यों नहीं आई भाई? आप कहते हैं ये करके दिखा दो, कैसे करके दिखा दो? ऊपर इतना शांत वातावरण है कि तुम दुबई में जाते रहो चाहे साल लग जाएं। लेकिन यहां तो मधुमक्खी खाती हैं, कौन जाने देगा? कौन जाने देगा? वातावरण ही ऐसा है ये। इसीलिए तो उन्होंने वहां बनाई थी। और जब भेजते थे तैयार करके, उन्हें कहते थे किसी को साथ नहीं लाना, ना ही किसी को रास्ता बताना यहाँ का। यही फर्क है, बस यही फर्क है कि यहां जब हम बात करते हैं ना तो हम इंटेलेक्चुअल ज्यादा होते हैं, लेकिन अंदर तुम यहां बैठ के भी जा सकते हो, क्योंकि वो भी यहां आए के अंदर जाते थे। पर मेहनत है उसके पीछे, बगैर मेहनत तो ये चीज मिलती ही नहीं। अब एक सवाल किसी ने किया था विशुद्धानंद से, और जो गंधी बाबा से, कि आपके जो गुरु की उम्र कितनी होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज सुननी।
उसने बताया देखो हमने जो भी थे आसपास से चारों तरफ से हमने तो पता कर लिया, बस इतना तो हमें मिल गए। बाद में जो 1200 बताते थे 1200 साल तो है, अब इससे ज्यादा कितनी है वो बताने वाले नहीं मिले, लेकिन है उससे भी ज्यादा। मतलब उम्र भी अपने हाथ में होती है बहुत हद तक। हम अपने सिस्टम को बनाए रखें, अपने ओरे को स्ट्रॉन्ग करे रखें, अपने हाथ में होती। खत्म कर तो कभी भी कोई अपने आप को कर सकता है, बनाना ही मुश्किल होता है। अपने आप होती अपने हाथ नहीं है, बढ़ा सकते हैं। तो जो इतनी उम्र की थी उनकी, 2-2000 तक पहुंच गए। जो कई जगह तो 2-2000 भी आ जाता है, पर जहां सबूत के साथ वो तो 11-1200 ही निकली साथ। उसके बाद वो कहते हैं तो ज्यादा, पर हमें नहीं पता फिर कितनी। तो इस बात का पता लगा हिटलर को। हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर था, वो वर्ल्ड के ऊपर राज करना चाहता था और सारे इंतजाम उसने कर लिए थे राज करने के। वो ये सोचता था अब तो मेरी उम्र ज्यादा होनी चाहिए, मैं राज को भोग सकूं, राज को एंजॉय कर सकूं। इसलिए हिटलर ने एक फौज की टुकड़ी भेजी थी कैलाश पर, ताकि वहां जो योगीज है ना, इनर साइंटिस्ट है ना, उनसे पता करो कोई चीज मिल जाए, उम्र मेरी बढ़ जाए। लेकिन जब वो आदमी जाते हैं उसको उनका माइंड ही चेंज कर देते, वहां पहुंचने नहीं देते, कुछ नहीं मिला उन्हें। और फिर माओ से तुंग जो डिक्टेटर था चाइना का, वो भी जब लास्ट साइड में आ गया तो सोचने लगा रहा सब कुछ तो मेरे पास है, अब उम्र ज्यादा होनी चाहिए, मैं तो परमात्मा हूं एक तरह का। और उसकी कहानियां भी ऐसे आने लगी थी जैसे ये परमात्मा ही है, कहानियां भी ऐसी छपने लगी थी उसके बारे में। उसने भी फौज की टुकड़ी भेजी, नहीं मिला कुछ भी, क्योंकि जो आदमी जानते हैं कौन आ रहा है, किस काम के आएंगे, माइंड को घुमाना घुमा दो। पर उसने एक नुकसान किया कि भाई कम्युनिज्म के लिए इंट्रोवर्शन जो है ना, अंदर की साइंस, ये रुकावट सबसे ज्यादा है। इसलिए इसका एक तो अड्डा तिब्बत है, इसको तिब्बत पर कंट्रोल कर दो, खत्म कर दो सब कुछ इसका। और दूसरा कैलाश का सब कुछ खत्म कर दो, तो हमें तो कुछ मिला नहीं तो रहे भी क्यों। तो ये किया फिर उन्होंने, ये किया। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं, अब लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कितने महान थे जो दूसरों के लिए काम कर रहे थे, अपनी सारी जिंदगी लगा रहे थे। कितना महान काम उन्होंने किया, हमारी साइंस को कितनी ऊंचाई पर उन्होंने पहुंचाया। उनके कारनामों के कारण ही हम विश्व गुरु भारत बना, उनके कारनामों के कारण है। अभी जो चीजें आपको दिखाई हैं ये सारी उनकी देन है, उनके कारण ये विश्व गुरु बना भारत। और जो मोदी कहता है ये विश्व गुरु बनाएगा, ये विश्व गुरु कैसे बना सकता है, ये तो ढोंगी है, ये तो शब्दों से खेल रहा है, ये तो शब्दों से खेल रहा है। अगर ममता कहती है कि खेला होगा, तो इसकी सहायता के लिए 100 आदमी बैठाए हुए सोचने के लिए, शब्द निकालो शब्द निकालो, तो वो उन्होंने क्या निकाल दिया, विकास। अगर ममता कहती है खेला होगा, तो इसके आदमी कहते तो कहते विकास होगा, ताकि लोग ये समझेंगे विकास खेला से अच्छा लगता है, इसलिए वोट पर डाल दो। ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, वर्ड से खेल रहे हैं, शब्दों से बेवकूफ बनाने के लिए। अरे ये जो साइंस थी, इसके मीनिंग ये क्या जाने, ये कहता कुछ है, करता बिल्कुल उसके उल्ट है। ये कहता है ना विकास, विकास लाऊंगा, विकास होगा, हिंदुस्तान का विकास होगा, तो तुम समझ लो ये विनाश करेगा, क्योंकि ये करता उल्ट है। कहता सुनाने के लिए जो करता है, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करता है, करता है उसके उल्ट है। ये कहता है कि जो किसान है उनकी आमदनी दुगनी कर दूंगा, तो फिर समझ लो कि इनकी जमीनें छीनेगा भी, इनकी जमीनें छीन लेगा इनसे ये। अगर ये कहता है यहां नौकरियां क्रिएट कर दूंगा, तो तुम समझ लो कि यहां बंधुआ गुलाम मजदूर बना देगा सारे हिंदुस्तान के लोगों को, जो गुलाम होंगे अंबानी और अडानी के।
अगर ये मोदी कहता है ना सबको साथ लेके चलूंगा, तो समझ लो ये हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराएगा, मरवाएगा, और ये तमाशा कुर्सी पर बैठ करके देखता रहेगा। अगर ये कहता है ना कि मैं भारत को विश्व गुरु बना दूंगा, तो समझ लो ये भारत को विश्व भिखारी बना देगा। इसने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ खा गया, सब कुछ बेच दिया इसने। तो ये जो कहता है उसके उल्ट करता है। और ये शब्द भी जो है ना, ये 100 आदमी बैठाए हुए हैं, उनकी कमेटी निकाल निकाल के इनको शब्दों को देती है कि ये अनपढ़ हैं लोग सारे, इनको बेवकूफ बनाओ। ये बेवकूफ बनाने का एक रास्ता है। ये जो साइंस है ये कहता है योग जानता हूं, ये योग जानता ही नहीं, ये तो ढोंगी है। रामदेव भी कहा योग जानता है, वो भी ढोंगी है। रविशंकर भी कहा वो भी ढोंगी है। अरे भाई ये योग खत्म हो गया तो है कहां? ये जिंदगी से शुरू होता है, यूनिवर्सल मोरल कंडक्ट से, यम नियमों से शुरू होता है, वो है ही नहीं, तो बेस ही नहीं है। योग कहां से होगा? योग बेस था 7 चीजों का, और 7 चीजों में ये पानी दिया करता था उनकी जड़ों को। ये खत्म हो गया, इसलिए वो भी खत्म हो गई। वो क्या थी? योग बेस था, धर्म की जड़ को पानी देने वाला विज्ञान है। योग आध्यात्मिक जड़ को पानी देने वाला विज्ञान है, इसके कारण वो जिंदा। योग भारतीय संस्कृति की जड़ को पानी देने वाला विज्ञान है। योग भारतीय सभ्यता की जड़ को पानी देने वाला विज्ञान है। योग भारतीय एजुकेशन सिस्टम को की जड़ को पानी देने वाला विज्ञान है। योग जो है वो एस्ट्रोलॉजी को पानी देने वाला विज्ञान है। पामस्ट्री की जड़ को पानी देना विज्ञान है, क्योंकि योग की अवस्था से, इंट्यूशन से ही तो ये रीड होते हैं, ये चीजें आगे बढ़ती है। हम तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जी रहे हैं, उनको टच ही नहीं कर सकते, उनके मतलब ही नहीं निकाल सकते, सब ढोंग चल रहे हैं सारे। इसलिए मैं एक चीज कहूंगा, जितनी भी ये पार्टियां हैं ये भी देश का नुकसान कर रही हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पता है सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है। लेकिन एक कैंडिडेट मिलकर के सभी इकट्ठे उसके खिलाफ नहीं खड़े रहे, अपने अपने शब्द खड़े कर दिए, क्योंकि अभी इनमें लालच है कि अकेला अगर राज नहीं चला सकते तो मिलकर के खाओ, तो मिलकर के खाओ, लूटो। ये अपने लालच के पीछे पहले जाते हैं, देश को नहीं जानते। ये देश के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। ये तो सभी पार्टी खत्म हैं। अगर आप चाहते हो, योग विज्ञान ही है जो प्रकट होकर के अब दोबारा इनकी जड़ों को सींचेगा, जो चीजें मैंने बताई, क्योंकि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। जब धर्म सुख की जड़ सूख जाती है, अध्यात्म की जड़ सूख जाती है, तो उनको जड़ को पानी देने के लिए इस विज्ञान को फिर प्रकट होना पड़ता ही है। लेकिन तुम भी तो कुछ करो, प्रकृति तो कर रही है, और एक मौका भी दे दिया है, किसान आंदोलन, ओनली वन प्लेटफॉर्म टू अवेकन द पीपल टू चेंज द सिस्टम्स ऑफ द कंट्री, मौका भी दे दिया है। क्योंकि इसमें वो केजरीवाल जैसे गद्दार नहीं जो आंदोलन को फेल कर दें, ये पॉलिटिकल पार्टियों के कोई आदमी नहीं जो इनको फेल कर दें। पर तुम भी तो कुछ करो। और तुम एक चीज याद रखना, कहानी आपने सुनी होगी कि जो राक्षस है ना, राक्षस लोगों को खराब करते थे, जुल्म करते थे, पाप करते थे, उस राक्षस की जान राक्षस में नहीं होती, तोते में होती थी। राक्षस को मारोगे मरेगा ही नहीं। वो कहानी बताती है, तोते को मार दो अपने आप ही मर जाएगा। अगर हटाना चाहती हो और हराना चाहती हो, हटाना चाहती हो मोदी को, तो फिर मोदी की जान तो ईवीएम मशीन है, उसकी जीत तो ईवीएम मशीन में फिट की हुई है। उसको पहले हटा दो, ये तो हट जाएगा। फिर उसको पहले हटाओ, उसके लिए आंदोलन चलाओ, और खूब सारे मिलकर के आंदोलन चलाओ। जब तक उसे नहीं हटाओगे, उस तोते को जब तक नहीं मारोगे, ये नहीं जा सकता। इसलिए तुम वो काम करो। योग विज्ञान प्रकट होकर अपना काम करेगा और सिस्टम भी चेंज होंगे, पर तुम तो अपना काम करो। फ्रेंड्स, हमारा जो है लक्ष्य, जो है स्लोगन है, वसुधा एव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। फ्रेंड्स, सभी इकट्ठे हो जाओ, सब्सक्राइब करो,
शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो और सभी इकट्ठे हो जाओ। लोगों को जगाओ, आप जागते रहो, लोगों को जगाओ। थैंक्स।